हेलो साथियों, नमस्कार। केएस अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में फिजिक्स के कुछ रूल्स कंप्लीट किए थे, तो हमारे लिए फिजिक्स के पार्ट 1 को जरूर देख रहे हैं। उससे आगे के जो नियम हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, 12th क्लास में यूपी बोर्ड में जो कि लगभग 16 से 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे फिजिक्स लॉ से ही पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको 3 लॉ कंप्लीट करा चुका हूँ, जैसे कि कूलॉम का नियम, ठीक है ना, गॉस की प्रमेय और ओम का नियम। अब आगे उससे नियमों की व्याख्या करेंगे आज। तो चलिए, जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, यानी कि विद्युत पर्पज से रिलेटेड, तो जो वैज्ञानिक थे, यानी 4th नंबर पर जो आता है रूल्स, 4th नंबर पर जो आपका आएगा, 4th नंबर पर जो आपका रूल आएगा वो है किरचॉफ के नियम। ठीक है ना, तो ये आज हमको पढ़ना है, किरचॉफ के नियम। तो वैज्ञानिक जो किरचॉफ थे, उन्होंने किसी विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसके संबंध में 2 नियम दिए थे। कितने नियम? 2 नियम। तो ये भली बात है, हमें समझना 2 नियम कौन कौन से थे। ठीक है, यानी कि हम बात करें, प्रथम नियम कौन सा है? प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में उन्होंने कहा था, किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, ये यहां से करंट फ्लो हो रही है I1, यहां से करंट फ्लो हो रही है I2, और यहां से करंट फ्लो हो रही है इधर की तरफ I3। और जैसे कि हम बात करें, इसके माध्यम से निर्गत हो रही है I4, और इधर भी ये निकल रही है I5। तो इसके संबंध में जो नियम दिया था किरचॉफ ने, तो उसने कहा था, किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम बात करें, वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि प्रथम नियम में किरचॉफ ने कहा था कि वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम बात करें, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। यानी कि बीजगणितीय योग का मतलब क्या है कि जो भी धाराएं इस संधि की तरफ आ रही हैं उन्हें तो हम पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे, और जो धाराएं यहां से निर्गत हो रही हैं उन्हें नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि यहाँ 3 परिपथों से विद्युत धारा निकल रही है। कौन कौन सी? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, और हम बात करें, यहीं से निकलने वाली जो धारा है I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं I1 प्लस I2
प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, तो ये हमारे किरचॉफ ने प्रथम नियम में कहा था। और जो हमारे ये किरचॉफ का नियम है, इसे धारा संधि के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे इस नियम को धारा संधि का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इस नियम को कभी कभी ये पूछा जाता है कि धारा संधि का नियम क्या है, तब भी हमें किरचॉफ के प्रथम नियम को ही लिखना होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम बात करेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है, सिद्धांत पर आधारित है। तो इतनी सी बात हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है तब भी यही बताना है, और ये पूछे धारा संधि का नियम क्या है तब भी यही बताना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेट होता रहे और आपके लिए आपकी मन चाहे वीडियो लाते रहें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अपने मन चाहे अच्छा सा स्कोर हासिल करने में सफलता मिले। ठीक है, चलिए चलो इसको उठा देते थोड़ा सा। ये क्या हो गया? चलिए बात करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से स्लाइड कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। ठीक है, थोड़ा सा भी नया नया इस वजह से दिक्कत हो रही है अभी। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब किरचॉफ का, ये तो प्रथम नियम था। अब बात करेंगे हम, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर ले लेते हैं, द्वितीय नियम पर। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था? चलिए द्वितीय नियम देख लेते हैं अब। द्वितीय नियम, ठीक है, तो किरचॉफ ने द्वितीय नियम में क्या कहा था? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में कहा था किसी वैद्युत परपथ के विभिन्न खंडों के बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि हम बात करें, ये इसका फिगर बना लेते हैं, फिर इसको आसानी से समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल सेल हैं,
और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इसमें अब ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, और ये आपके विद्युत वाहक बल हैं, यानी सेल हम बात करेंगे। ये आपका हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा आपका E2, ठीक है। जिसके हम बात करें, इनको आप नाम दे देते हैं R1, R2, R3, ठीक है। अब यहाँ से जैसे धारा फ्लो होगी तो यहाँ से इस तरीके से धारा चलेगी, I1 इस तरीके से निकलेगी। ऐसे ये इसका पॉजिटिव, तो ध्यान रखना ये बड़ा वाला जो होता है प्लस का, ये माइनस का, इसी तरह ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस वाले से यहाँ भी धारा फ्लो होगी I2 इस तरीके से चलेगी, और फिर यहाँ से यूँ निकलेगी तो धारा इसमें जाएगी I1 प्लस I2, और इस बंद पथ को हम नाम भी दे देते हैं A, B, C, D, E, F, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको नाम भी दे दिया। तो क्या कहा था किरचॉफ ने द्वितीय नियम में, तो समझ लीजिए, चलो उसे भी लिख लेते हैं। तो द्वितीय नियम में किरचॉफ ने कहा था वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों के विभिन्न खंडों के बंद पाश में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये नियम दिया था द्वितीय नियम किरचॉफ ने, ठीक है। यानी कि वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों के बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब है जिसको हम धारा की दिशा में मापन करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और जो धारा के विपरीत होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने डायग्राम में बना लिया, इसमें दो विद्युत वाहक बल हैं E1, E2 जिन्हें हम सेल भी कहते हैं, और इसमें हमने तीन प्रतिरोध लिए R1, R2 और R3। विद्युत वाहक बल E द्वारा I1 धारा प्रवाहित होती है तथा विद्युत वाहक बल E2 द्वारा धारा I2 प्रवाहित होती है। तब हमारे इसमें दो बंद पास बनते हैं। दो बंद पास कौन कौन से हैं, तो जैसे कि हम बात करें इसमें, एक तो पास ये हो गया ABEFA, ठीक है, यानी कि इसको हम बंद पास के 1 कह सकते हैं और इसको बंद पास 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो हम तब लिखेंगे इसी के अनुसार, तब बंद पास
यानी कि हम बात करेंगे ए बी, यानी ए से सी और बी से ई की तरफ जा रहे हैं, ई से फिर गए एफ, और एफ से फिर रिटर्न होकर आ जाएंगे ए पर में, यानी कि बंद पास ए बी ई एफ ए में। तो हम यानी ए से चलना शुरू करेंगे, तो ए से यहाँ चले तो इसमें जाएंगे तो देखो धारा इधर फ्लो हो रही है, हम इसके विपरीत जा रहे हैं, तो ये धारा I2 है, और I2 जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किस में प्रवाहित हो रही है, R1 में, यानी कि इनका गुणनफल, और हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इकाई क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक, फिर आगे चलेंगे, इसमें अन्य प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से I1 I2 धारा जा रही है ना, ये यहाँ से भी निकलेगी इसी तरीके, और यहाँ भी, और जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो इस यानी कि इस विद्युत भागबल की धारा कितनी थी, I2, तो I2 तो इसमें रिटर्न हो जाएगी अपनी यहाँ से I1, ये यहाँ फ्लो होकर अपने सेल के पास पहुंचेगी। तो यानी कि हम अब ए से बी तक कोई प्रतिरोध नहीं मिला, बी से ई के बीच में एक ही प्रतिरोध था R1, और उसमें धारा कितनी है, I2। तो देखो I2 R1 का यानी संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहे तो क्या, निगेटिव चिन्ह। अब ई से एफ में कोई प्रतिरोध नहीं, एफ से ए पर आएंगे तो एक प्रतिरोध और मिल रहा है, क्या, R3, R3 में धारा कितनी जा रही है, I1, तो यहाँ लिख देंगे प्लस I1 R3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब धारा की दिशा में चलेंगे ए से बी, तो ये तो हमारे प्रतिरोध हो गए। अब विद्युत भागबल देखने, तो यहाँ तक तो कोई विद्युत भागबल नहीं है, यहाँ से आगे देखा हमने एक विद्युत भागबल, देखो ये मिल गया। ठीक, अब ये मिल गया तो ये धारा के विपरीत दिशा में है, धारा इधर जा रही है, हम इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो E2 किसका हो जाएगा, निगेटिव। ठीक, और फिर आगे चलेंगे, यहाँ से धारा इसमें, तो देखो ये धारा की दिशा में मिल रहा है, ये धारा इधर कोई फ्लो कर रहा है, हम भी इधर कोई जाना चाहते हैं, तो ये E2 था वो किसका था, निगेटिव, और ये E1 किस में हो जाएगा, प्लस। ठीक, यानी कि इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R3 प्लस और माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, R1 इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक बंद पास और बन रहा है, तथा बंद पास दूसरा क्या बनेगा, बी सी डी ई बी, यानी कि बी सी डी ई ए एंड बी पे, सॉरी। अब इसमें हमें देखना है, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए, तो यानी सी गए, बी से सी तक कोई प्रतिरोध नहीं है, फिर सी से आगे बढ़े तो एक प्रतिरोध मिला, यानी R2, इसमें धारा कितनी बह रही है, I1 प्लस I2, और हम I की दिशा में जा भी रहे हैं, यानी दोनों की दिशा सेम है, तो ये प्लस का रहेगा, यानी कि I1 प्लस I2, ये जो धारा फ्लो हो रही है किस में फ्लो हो रही है, ये हो रही है R2 में। ठीक, फिर आगे चलते हैं, डी से ई के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, फिर ई से बी के बीच में हाँ प्रतिरोध है R1, तो इसमें धारा कितनी बह रही है, I2, और देखो धारा की दिशा में हम रिटर्न होकर आ रहे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस I2 R1। अब कोई प्रतिरोध नहीं है। अब देखते हैं विद्युत वाहक बल, तो बी से सी के बीच में तो कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, सी से डी के बीच में भी नहीं है, और डी से ई के बीच में भी नहीं है। अब ई से बी के बीच में देखो तो एक विद्युत वाहक बल है E2, और देखो हम धारा की दिशा में चल के आ रहे हैं, धारा की दिशा में ये धारा दे रहा है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, अर्थात E2। समीकरण सेकंड। तो इस तरीके से हम समीकरण बना लेते हैं, और जितने भी हमारे जटिल वैद्युत परिपथ होते हैं उसमें हम प्रतिरोधों के मान और प्रवाहित धाराओं के मान किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ये किस पर आधारित है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये किस पर आधारित है,
जैसे कि हम बात करें किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित था, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। इसी प्रकार यह किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है तथा यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बात हमें विशेषकर पता होना चाहिए, जैसे कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो पूछ लेता है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, या वोल्टता का नियम किसे कहा जाता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को, ठीक है, आधारित है। तो इतनी सी बात हमें भली बात ही पता होना चाहिए। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, या वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। चलो जल्दी से क्लियर करो। चलिए ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो थे आपके किरचॉफ के नियम। इसके बाद जो नियम आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड से बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है ना। तो ये भी हमें भली भांति पता होना चाहिए। तो देखिए बायो सेवर्ट ने क्या कहा था, या ये 5वां नंबर है आपके नियम का, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। फिर वही आ गया। चलिए अब देखिए, यानी कि 5वां नंबर था हमारा किसका, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो आज इस नियम के बारे में हम बात करेंगे। तो ये बायो सेवर्ट ने जो नियम दिया था, जैसे कि 1820 में वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने बताया था, जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो किसी धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके संबंध में बायो सेवर्ट ने नियम दिया था। क्या नियम दिया था, तो देखिए इन्होंने जो नियम दिया था वो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जिसके मान लीजिए ये कोई तार है, ठीक है, अब ये तार है, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और जब धारा प्रवाहित होगी तो इस तार के समीप विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके लिए बायो सेवर्ट ने क्या किया था, इस तार का एक लवखंड भाग लिया, यहां से यहां तक एक लवखंड भाग ले लेते हैं ए बी, जिसकी लंबाई है DL, ठीक है। अब इसके कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, अगर ये लवखंड भाग लिया, थोड़ा सा हिस्सा लिया, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी थोड़ा ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लवखंड काट गया तो इसलिए D लगा दी यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो इस तार के साथ यहाँ पर थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो इसके संबंध में बायो सेवर्ट ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर मान लेते हैं जब
किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। अब जैसे कि नंबर 1 पर बात करें, यह तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात किसी चालक तार में हम थोड़ी सी धारा प्रवाहित करेंगे तो थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ज्यादा एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, इसका अर्थ यह है। तो अर्थात करके हम लिख भी सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है dV प्रोपोर्शनल टू I। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा अपना ये। ठीक, नंबर 2 पे कहा था उन्होंने, तो नंबर 2 पे कहा था यह चालक तार की लघुखंड भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात dV प्रोपोर्शनल टू dl। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और हम बात करें तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कहा था यह चालक तार व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या, यानी कि बात करें साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक, ये आपका तीसरा इक्वेशन है। ठीक, और चौथा नंबर में जो कहा था उसे भी जान लेते हैं। चौथा नियम में कहा था यह चालक तार से P बिंदु
तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यानी कि बायो-सैवर्ट ने किसी धारावाहिक चालक तार के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में 4 नियम दिए थे। पहला नियम था कि चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है उस प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 2 पे कहा था कि ये लवखंड भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 3 में कहा था तार को मिलाने वाली रेखा तथा तार के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 नियम दिए थे, ठीक है। तो देखिए अब आगे देख लेते थोड़ा। तो जैसे कि अब बात करें उपरोक्त समीकरणों से, यानी कि चारों को एक साथ लिखेंगे तो यहां से बनेगा आपका क्या, dv प्रोपोर्शनल यानी कि I dl साइन थीटा अपॉन r², यानी कि चारों समीकरणों को एक साथ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब अनुपातिक चिन्ह हटाएं तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, यानी कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। यही इसका सूत्र सिद्ध हो जाता है, जहां जैसे कि हम बात करें यहां पे जैसे कि नियतांक क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया, तो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है तो वो समझ लेते, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीयशीलता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जिसका मान यानी कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 4 पाई को उधर भेज देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये याद भी रखना है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये इसके मात्रक भी ध्यान रखना, ये बायो-सैवर्ट ने अपने नियम में कहा था, ठीक है। यानी कि dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r² के माध्यम से हम धारावाहिक चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। और जहां हमें यह भी पता होना चाहिए म्यू नॉट क्या है, तो निर्वात की चुंबकीयशीलता है, ठीक है। और जैसे कि इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसे भी याद रखना, ठीक है। इसको अगर हम इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सा याद रखेंगे। हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हम आपके कहने पर आपकी मनपसंद वीडियो बनाते रहें और बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर प्राप्त करने में हम सहयोग करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।